अर्चना दास है और मैं आज जो है आपको चैप्टर नंबर 3 एक कहानी यह भी मनु भंडारी का लेसन एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम पढ़ेंगे। पहला है उन्मुखीकरण। नारी के अनेक गुणों का समन्वय है। उनके प्राकृतिक अनुराग है, सौंदर्य है, संवेदना है और साथ ही साहस भी। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई हुई है। इसी तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपनी है। अब इसमें जो है नारी के बारे में बोला गया है कि नारी जो है वो कैसी है, दिव्य स्वरूपनी। दिव्य स्वरूपनी का मतलब होता है देवी के जैसा रूप, यानी कि नारी को जो है हम देवी की तरफ पूछते हैं ना। दुर्गा है और काली है, सरस्वती है, ये सब नारी है ना। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, नारी को किसका रूप माना है, देवी का रूप माना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है। भाई समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है, उसमें नारी की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि समाज के विकास में नारी की अहम भूमिका है ना। बिना नारी का समाज चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो हमें तो उसके लिए समाज में जो है नारी यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही होना चाहिए। नारी को दूसरा क्वेश्चन है, नारी को दिव्य स्वरूपनी क्यों कहा गया होगा। क्यों कहा गया है नारी को दिव्य स्वरूपनी? नारी को दिव्य स्वरूपनी इसलिए कहा गया है क्योंकि नारी को हम देवी के रूप में पूजते हैं, है ना। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, दिव्य स्वरूपनी भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किसी महान नारी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया हुआ। मैं पहले भी आपको हर एक लेसन में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में बोर्ड के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें जो है 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर तो हम एग्जैक्टली अपने पैराग्राफ से ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें कि पैराग्राफ को पढ़ के समझ के फिर लिखना होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी महान नारी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन से नारी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको एग्जाम्पल देना है कि महान नारी बहुत सारी थी ना, लक्ष्मीबाई थी और भी जो बहुत सारी नारी हुई हमारे देश में, उन्होंने कौन कौन से महान कार्य किए हैं, उनके नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे उद्देश्य की। छात्रों को लेखन की विविध शैलियों से परिचित कराते हुए आत्मकथा लेखन विधा का ज्ञान कराना, उसकी भाषा शैली से अवगत कराना और आत्मकथा लेखन की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य। ये जो लेसन है, इस लेसन का नाम ही देखिए दिया हुआ एक कहानी यह भी, यानी कि जो लेखिका थी मनु भंडारी, उसने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से लोग उनकी, किस किस लोग से वो प्रभावित हुई थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो जब भी हम कोई आत्मकथा लिखते हैं ना, तो उसमें हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, लिखने वर्ड कैसा यूज़ करना, सेंटेंस कैसे यूज़ करना, ताकि लोगों को पढ़ के वो समझ में आए और अच्छा लगे। तो यही सारी बातें जो है आपको इसके अंदर बताया गया है। उसकी भाषा शैली से अवगत कराना, भाई किस तरह से भाषा शैली थी, और उन्हें आत्मकथा लिखने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को ये भी बताना कि भाई हम किस तरह से आत्मकथा लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बात करेंगे विधा विशेष की। विधा विशेष, आत्मकथा का अर्थ। अब आपको ये बताया गया है विधा विशेष में कि भाई आत्मकथा का अर्थ क्या होता है, किसको कहते हैं हम आत्मकथा। आत्मकथा, आप देखिए ये 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, आत्म प्लस कथा। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कहानी, जिसमें हम अपने बारे में लिखते हैं ना, हमारी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी है, कौन से लोग हमें अच्छे लगते थे, कौन से लोगों ने हमको प्रभावित किया था, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। चलिए ये तो मैंने अपनी बातें बताई, अब देखेंगे बुक में क्या कहता है, क्या बोल रहा है ये। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी। आत्मकथा के लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोष की सामयिक अभिव्यक्ति करता है। जो आत्मकथा लिखता है ना, वो अपने जीवन की सभी घटनाओं को लिखता है, कुछ अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं दोनों ही घटनाओं को लिखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने आत्मकथा में सिर्फ अपनी अच्छाई लिखी तो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो दोनों तरह की घटनाओं को लिखनी होती है, अच्छी घटना बुरी घटना, जो भी घटनाएं घटी है वो सबको लिखना होता है। और अपने चिंतन संकल्प विचार एवं अभिप्राय को व्यक्त करने हेतु जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करना होता है। और हमारे जीवन में जो जो घटनाएं घटी, उन सारी घटनाओं को भी हमें उसमें आत्मकथा में क्या होता है, देना पड़ता है। तो ये भी एक आत्मकथा का
आत्मकथा लिखने का तरीका है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि साहित्य की विधा में लेखन अपने व्यक्ति जीवन में खट्टे मीठे अनुभव को क्रमानुसार स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटी, उन सब को लिपिबद्ध यानी कि एक के बाद एक याद, स्मृति का मतलब होता है याद, याद करके हमें लिखना होता है। इस तरह बीते हुए जीवन को सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व है। लेखिका ने इसमें अपने संघर्ष जीवन की घटनाओं को चुनौती के साथ सुंदर भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है। जो लेखिका है मनु भंडारी, उसने अपने जीवन की सारी घटनाओं को लिपिबद्ध यानी कि एक के बाद एक, बचपन में कैसे क्या गुजरा था उनकी जिंदगी में, फिर जब वो बड़ी हुई तो कैसी रही, वो सभी घटनाएं को इसमें लिखा है। अच्छा बच्चों, मैं ये आपको लेसन के बीच में एक बात बताना चाहूंगी। हो सकता है कि हमें मनु भंडारी लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़े, क्योंकि ये लेसन काफ़ी थोड़ा बड़ा है और मैं थोड़े अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा धीरे धीरे करके, ताकि आपको समझ में आ सके। इसके अलावा एक बात मैं और भी बोलूँगी, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो सभी इसको देखें और अपने फ्रेंड्स जो भी उनके आसपास 10th क्लास के बच्चे हैं उनको आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब्स और जो है लाइक करिए, ताकि मुझे भी पता चले। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि बच्चे जो है उनके सभी को उसका फ़ायदा मिल सके। और मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को इसमें और क्या क्या चाहिए। साथ में आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है बच्चों। देखिए चलिए हम अब आगे चलेंगे। लेखक परिचय। मनु भंडारी एक कुशल लेखिका है। उनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानुपुरा नामक गांव में हुआ था। अब ये जो मनु भंडारी थी, उनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानुपुरा नामक गांव में। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने में, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ का वर्णन करने में अत्यंत लोकप्रिय है। तो कैसा था उनका जो हमारे जो समाज में जो घटनाएं घट रही थी उसके बारे में, नारी की समस्याएं क्या थी उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब उनकी रचनाएं क्या है, देखिए उनकी रचनाओं का नाम है मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, 1 प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ये सारी की सारी रचनाएं हैं मनु भंडारी की। बच्चों हम कभी भी जो भी लेसन आप पढ़ते हैं और आपको लेखक परिचय में मुश्किल होता है लेखक परिचय याद करना, तो क्या करिए अपने मन में थोड़े से क्वेश्चंस बना लीजिए। मैंने आपको पहले भी समझाया, नहीं तो आप इसको पॉइंट से बना लीजिए कि भाई लेखक का नाम, लेखक का जन्म, जन्म स्थान, फिर उसके बाद उनकी शिक्षा और उसके बाद उनकी रचनाएं और आखिरी में मृत्यु। अगर पुरस्कार है तो आप पुरस्कार भी दे सकते हैं, भाषा शैली है तो भाषा शैली भी दे सकते हैं। तो आप क्या करिए 6 या 7 पॉइंट्स बना लीजिए और उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे लेसन पढ़ेंगे। लेसन में दिया हुआ है विषय प्रवेश। शीला अग्रवाल के साहित्य का दायरा बढ़ाया नहीं था, बल्कि एक घर की चारों दीवारों के बीच बैठकर वह देश की स्थितियों का जायजा लेती थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बैठकर देश की स्थितियों को जानने व समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थिति की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल के भाषण से मनु भंडारी ने प्रेरणा पाकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वे एक महान लेखिका के रूप में उभरी। आइए उस महान लेखिका के बारे में जानें। अब यहाँ पे एक आपको कैरेक्टर दिया हुआ है, शीला अग्रवाल और मनु भंडारी। तो ये दोनों कौन थे और मनु भंडारी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, और जिस वक्त मनु भंडारी जो है वो क्या कहते हैं अपने स्कूल में और जो कॉलेज में थी उस वक्त देश में क्या कुछ हो रहा था, वही सारे लेसन में दिया हुआ है। भाई देश में जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और आज़ादी की लड़ाई में जैसे आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी थे। उसी तरह से अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए बहुत सारे जुलूस निकाले जा रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनके जीवन में घटना घटित हो रही थी, और उससे उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा वो इस लेसन में दिया हुआ है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से।
उस 2 मंजिले मकान से उसकी ऊपरी मंजिले में पिताजी का साम्राज्य था। अब इन्होंने कहा कि वो कहाँ पैदा हुई थी, वो मध्य प्रदेश के भानुपुरा में पैदा हुई थी, लेकिन जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो कहाँ चलेगी, अजमेर के ब्रह्मपुरा। अब उन्होंने यहाँ बताया कि उनका घर कैसा था, 2 मंजिला था, और उनके पिताजी का ऊपर का जो घर था उसमें उसके पिताजी का साम्राज्य था, मतलब पिताजी वहां रहते थे, अपना पढ़ने लिखने का काम करते थे। इसीलिए मनु भंडारी ने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है। जहां वे निहायत ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक पत्रिका और अखबार को के बीच में कुछ पढ़ते रहते थे। अब उनके पिताजी को उन्होंने क्या बोला है, व्यवस्थित नहीं, कैसा शब्द इस्तेमाल किया है, अव्यवस्थित। तो उनके पिताजी जिस ढंग रूम में पढ़ते थे, कमरे में बैठ के पढ़ते थे, वहाँ पे बुक किताबें जो है पूरी बिखरी रहती थी और न्यूज़पेपर पढ़ा रहता था। ऐसे भी हम लोग में भी थोड़े से बच्चे ऐसी की ऐसी हैबिट होती है ना, बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आसपास ऐसे पूरा बुक्स वगैरह फैला देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस तरह से उनका घर, उसमें या तो वो पढ़ते रहते थे या फिर डिक्शनरी में कुछ जो है वो देखते रहते थे शब्द की। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। और जो नीचे का कमरा था उसमें मनु भंडारी और उनके भाई बहन और साथ में उसकी माँ रहती थी। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने अपनी माँ के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, बेपढ़ी लिखी। इसका मतलब क्या था, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, और साथ ही उन्होंने बताया व्यक्तित्व विहीन। तो हम यहाँ पे 2 तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि एक होता है जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसके बोलने का सब हर चीज़ करने का एक अपना एक तरीका होता है, और दूसरा जो होता है व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा नहीं रहता, वो हमेशा दूसरे के दबाव में, यानी कि हमेशा जो दूसरा इंसान जो है ना उसके ऊपर दबाव बनाए रखता है। तो यहाँ भी लेसन में आप देखेंगे कि मनु भंडारी ने अपनी माँ को बेपढ़ी लिखी होने के साथ साथ क्या बोला है, व्यक्तित्व विहीन, यानी कि उनके अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। मनु भंडारी के पिता को कैसे दिखाया है यहाँ पर लेसन में कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और दूसरों को पढ़ाते भी थे, और साथ ही साथ क्या करते थे, डिक्टेशन देते थे। और यहीं अपने घर में उन्होंने अपनी उनकी जो खुद की जो माँ थी वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये जो 2 तरह का जो कैरेक्टर है माता पिता का, ये मनु भंडारी को दोनों ही बहुत ही उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से दर्शाया इस लेसन के अंदर। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में सदैव तत्पर रहती थी। सदैव तत्पर का मतलब है हमेशा तैयार रहना। तो ये शब्द जो मैं आपको बीच में बोलती चली जा रही हूँ, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सब आपको पूछे जाते हैं कि वाक्यों में प्रयोग करिए। सदैव तत्पर का मतलब क्या है, तो सदैव तत्पर का मतलब क्या होता है, हमेशा तैयार रहना। तो मनु भंडारी की माँ जो थी वो सुबह से शाम तक काम करती रहती थी और हमेशा अपने पतियों के और बच्चों के आज्ञाओं का जो है पालन करने के लिए में तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे जहां उनकी प्रतिष्ठा थी। अजमेर से पहले वो कहाँ रहते थे, इंदौर में। अच्छा, इंदौर कहाँ है मालूम है आपको, मध्य प्रदेश में है इंदौर। तो वो भी अगर लेसन के बीच में थोड़ा थोड़ा मालूम रहे कि कौन सी जगह कहाँ है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, उनका नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के काम से भी जुड़े थे। अच्छा, पिताजी में मनु भंडारी ने बहुत सारे कैरेक्टर्स बताए कि भाई वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो दूसरों को पढ़ाते थे, वो एक नेता थे, साथ में वो क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। शिक्षा में के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-10 बच्चों विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाते थे। वो खाली बोलते ही नहीं थे कि भाई बच्चों को पढ़ना चाहिए, बल्कि मनु भंडारी के पिता जो थे ना, बहुत सारे बच्चों को अपने घर में रख के पढ़ाते भी थे। कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया है ओहदा। ओहदा का मतलब क्या था, पोस्ट, पद। ठीक है, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, ऊंचे ऊंचे शब्द जो है, ऊंचे ऊंचे शब्द को अंडरलाइन करिए। इसका मतलब ये पुनरुक्ति शब्द है। जो शब्द बार बार रिपीट होता है ना उसको पुनरुक्ति शब्द बोलते हैं। चलिए, ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उस टाइम बहुत अच्छा दिन था कि समाज में उनका नाम था, प्रतिष्ठा था, और वो पढ़ाते भी थे। उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, मतलब वो बहुत दरिया दिली थे, लोगों से ज़्यादा कुछ लेते नहीं थे, मुफ्त में उनकी सेवा सेवा कर दिया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया है। एक और वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंगवादी थी। एक तरफ, अच्छा यहाँ पे इन्होंने अपने पिता के बारे में दोहरे चेहरा जिसको हम कहते हैं वैसा बताया
है। एक तरफ वो क्या कह रहे हैं, मेरे पिता कैसे थे, बहुत ही कोमल थे, बेहद कोमल और संवेदनशील थे। तो दूसरी तरफ कैसा दिखा है, बेहद क्रोधी और अहंगवादी घमंडी इंसान थे। ऐसे भी हम देखते हैं ना, हम हमें भी कई बार ऐसे लोग दिखते हैं कि भाई सामने कुछ रहता है पीछे कुछ रहता है ना, तो वही हम लोग बोलते हैं कि देखो सामने कुछ और बोलता है पीछे कुछ और बोलता है। तो दोहरा चेहरा जिसे आप कह सकते हो, तो मनु भंडारी के पिता भी उसी तरह से थे। पर यह सब तो केवल मैंने सुना है, देखा तब तो उन गुणों के भगना अवशेष को ढोते पिता थे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों वर्ड आया है भगना अवशेष। भगना अवशेष का मतलब होता है खंडहर, जो इमारत और किला होता है ना, जो टूट जाता है ना, उसको भगना अवशेष भी कहते हैं। तो मनु भंडारी क्या बोल रही है, ये सब मैंने देखा और सुना है, लेकिन बाद में मैंने अपने पिताजी को अपने ही भग्नावशेष को ढोते हुए देखा था। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खराब हो गई थी मनु भंडारी के पिता का, तो वो क्या हुए, इंदौर को छोड़कर कहाँ आ गए, अजमेर आ गए, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर, बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी काव्य कोश विषयवार के अधूरे कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ भी वो पढ़ाते थे और इंग्लिश टू हिंदी जो डिक्शनरी का होता है ना, वो भी काम करते थे वो। किया तो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। मतलब उस टाइम में ऐसा था कि मनु भंडारी के पिता ही ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश जो डिक्शनरी वाली जो होता है ना, वो उसका उन्होंने शुरुआत किया था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत ही, इसमें बहुत लोग भी बहुत प्रभावित हुए, बहुत यश मिला, पर अर्थ नहीं। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति से उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलू को निचोड़ना शुरू कर दिया। बच्चों, अर्थ का मतलब दो होता है, एक होता है अर्थ का मतलब मीनिंग, वर्ड मीनिंग है ना, उसको भी अर्थ बोलते हैं, बोलते हैं ना शब्द अर्थ। और एक अर्थ का मतलब होता है धन। तो यहाँ पे ना जो अर्थ है वो धन से संबंधित है। तो क्या बोला कि भाई उन्होंने काम तो बहुत करते थे समाज सुधार के लिए, कि उनको पैसा नहीं मिला, तो जिसके कारण क्या हुआ, उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या हुआ, धीरे धीरे कैसी हो गई, खत मतलब कि धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति जो है नीचे गिरती गई। और जब उनकी आर्थिक स्थिति नीचे गिरने लगी तो उनके मानसिकता यानी कि सोचने की स्थिति भी बदलती चली गई। उनका अहंग इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाते। अब वो इतने घमंडी इंसान थे कि कभी भी अपने बच्चों को जो इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिया पर सरकते चले गए, कि यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती, थरथराती रहती। अब क्या हुआ, एक तो बहुत ही महत्व कैसे थे वो, उनकी आदतें कैसी थी, नवाबी आदतें थी, नवाब लोग जैसे रहते हैं ना वैसी। और महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी थी उनकी। तो जब वो सारी चीज़ें इंसान में पूरी नहीं होती ना, तो इंसान कैसा होता है, क्रोधी हो जाता है। तो वो बहुत गुस्से वाले हो गए थे और हमेशा जो है उनकी माँ यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। तो वो बेचारी जो पत्नी थी उनकी यानी कि मनु भंडारी की माँ जो थी, तो कैसी थी, हमेशा डरती रहती थी। अभी जैसे भी नॉर्मल भी हम क्या देखते हैं कि कोई भी इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है और घर के हमेशा हमेशा कुछ काम काज करता रहता है, तो घर के लोग उसके ऊपर चिल्लाते तो वो कैसा रहता है, डरा हुआ सहमा हुआ सा रहता है ना, जैसे आप नौकर भी बोल सकते हो। तो इस तरह से वैसी हालत उनकी उनकी भी इसी तरह से हालत थी। वो काफ़ी डरी हुई रहती थी। अपने हाथों विश्वासघात की जाने की गहरी चोट, उन्हें आंखों मूंद कर उसका विश्वास विश्वास करने वाला पिता को बाद के दिनों में इतना सकी बना दिया कि जब तब हम लोग उसकी चपेट में। अब उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए पिता क्या हुए थे, जब तब जो है उसकी बच्चे जो है पिता की डांट हमेशा सुननी पड़ती थी, इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, क्या शब्द किया है कि हम सब उसकी चपेट में आते रहते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे ताने बाने में गुथी हुई है। अब मनु भंडारी यहाँ पे बोलना चाह रही है कि भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रही पितृगाथा, मतलब अपने पिता की कहानी नहीं सुना रही, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी का कोई भी चीज मेरे भीतर आ गया हो। बचपन में दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसी गहरी
हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। अब क्या होता था कि बच्चों को अगर ना कंपैरिजन किया जाए ना कि भाई आपके बड़े भाई बहन ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं जो हूँ शायद अच्छी नहीं हूँ, या मैं देखने सुनने में अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मनु भंडारी ने बताने की कोशिश की है कि जब माँ बाप अपने दोनों बच्चों में कुछ भी तुलना करते हैं, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि हमेशा माँ बाप बोलते हैं ना, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तुम अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहे हो, या तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, तुम वैसी नहीं हो। तो बच्चों के मन में एक बहुत हीन भावना आ जाती है कि भाई वो अच्छा है, मैं अच्छी नहीं हूँ, वो अच्छा पढ़ता है, मैं अच्छी नहीं पढ़ती हूँ। तो यहाँ भी उन्होंने ये बताया है कि मनु भंडारी के मन में ये बात जो है आ चुकी थी कहीं ना कहीं, कि पिताजी जो है मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों आगे का लेसन मैं इसके दूसरे पार्ट में दूंगी, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए कल्पना हिंदी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हिंदी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।